हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं महाजनपद काल के बारे में देखेंगे। ठीक है, महाजनपद काल जो था वो प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें देखा जाए तो क्या था कि कुछ जनपदों का विकास हुआ था। जिसमें क्या हो गया था कि इतिहास के तौर पर उसमें कई सारे महाराजा हुए जिन्होंने क्या किया, अपने राजपाट को इस काल के अंतर्गत विकसित किया। तो वो महाजनपद थे कौन कौन से और कितने थे, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में आ जाती हैं। हालांकि अगर देखा जाए संख्या के रूप में अगर हम लोग देखें तो महाजनपद काल में जो महाजनपद विकसित हुए थे वो कितने थे, तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। कितने महाजनपदों का विकास हुआ था, तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। क्लियर है। जिसमें से देखा जाए तो 3 जो थे वो बिहार में थे। ठीक है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 8 महाजनपद उन 16 महाजनपदों में तो थे। जो 8 महाजनपद थे वो कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे। और 2 देखा जाए तो भारत के भी बाहर के थे। क्लियर है। तो वैसे तो कितने थे, 16 महाजनपद थे, जो आपको डिटेल में ध्यान रखना है कि 16 महाजनपद जो थे। ठीक है। इन 16 महाजनपदों का देखिए नाम याद रख पाना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो हम लोग इसको जो मेन मेन चीज़ें वो देख सकते हैं, जैसे कि वज्जी था, अंग था, मगध महाजनपद था। हालांकि ये ध्यान रख सकते हैं कि जो ये 16 महाजनपद थे इसमें से पूछा जा सकता है कि सबसे जो विकसित महाजनपद था, ये जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था। तो आपको पता है क्या कि वो कौन सा था, तो मगध महाजनपद। मगध जो था वो सबसे विकसित था और सबसे बड़ा महाजनपद था। क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली कि क्या कहेंगे कि 16 महाजनपदों में से जो सबसे विकसित जनपद था या सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था, तो आपको पता है कौन सा था, मगध महाजनपद जो था वो सबसे विकसित था। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि जो मगध राज्य था वो क्या था, सब तरह से कह सकते हैं जो संपदाएं थी उन सबसे परिपूर्ण भी था। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। इस टाइम पीरियड पे कई सारे वंशों का उदय हुआ। जैसे आपको पता है हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, ठीक है, नंद वंश आया, ठीक है, सुंग वंश आया। इस तरह से कई सारे वंश इसमें आते चले गए। अगर हम लोग क्रम से देख लें तो हर्यक वंश है, ठीक है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और गुप्त वंश है। कौन कौन से हैं, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और गुप्त वंश है। क्लियर है। तो हर्यक वंश अगर देखा जाए तो हर्यक वंश जो था ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर गुप्त वंश चले जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि इतना ध्यान रख सकते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, और आपका नंद वंश, फिर कौन सा आ जाएगा, मौर्य वंश। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर और डिटेल में चले जाएं तो और भी कई सारे इसके बाद वंश आते चले गए। जैसे अगर मौर्य वंश के बाद चले जाएं तो क्या आ जाएगा आपका, सुंग वंश आ जाएगा। क्लियर है, सुंग वंश आ गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, कंडो वंश आ जाएगा। ठीक है, फिर सातवाहन वंश आ जाएगा, फिर आएगा गुप्त वंश। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, तो बात आ जाती है कि जैसे अगर हम लोग इसमें एक वंश उठाएं, जैसे पहला आपका है कौन सा, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश क्या था, तो इसका जो संस्थापक था वो आपको पता है कौन सा था, कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, कौन सा संस्थापक था, तो बिंबिसार था। अंतिम शासक अगर देख लिया जाए तो नागदशक था। कौन था, नागदशक था। तो आप शुरुआत का ध्यान रख सकते हैं क्या कि जो हर्यक वंश था उसका जो संस्थापक था वो कौन कौन था, तो बिंबिसार था। और अंतिम शासक अगर देखें तो नागदशक था। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग चलें तो इसके बाद कौन सा बताया मैंने आपको, हर्यक वंश के बाद आता है कौन सा, शिशुनाग वंश। ठीक है। तो इसका जो संस्थापक था वो आपको नाम से ही स्पष्ट है, शिशुनाग था। ठीक है। क्लियर है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है क्या, शिशुनाग वंश जो था। फिर ये हर्यक वंश के बाद क्या हुआ था, ये आया था हर्यक वंश के बाद। ठीक है। तो ये थोड़ा क्रम भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो कि हर्यक वंश के जस्ट बाद अगर कोई वंश आया तो कौन सा आया आपका, शिशुनाग वंश आया। क्लियर। ठीक है। फिर आ जाता है आपका इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कौन सा आएगा आपका, नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक जो था वो कौन सा था, महापदम नंद था। क्या नाम था इसका, महापदम नंद। अंतिम शासक देखें तो इसका कौन सा, तो धनानंद था। ठीक है। हालांकि महापदम नंद आप ध्यान रख सकते हैं कि एक ऐसा राजा था जो क्या था कि थोड़ा सा साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का राजा था, है ना, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की ज़्यादातर चेष्टा रखता था। ठीक है।
हालांकि जब इसमें अंत में जब घनानंद जब इसमें शासक बना नंद वंश का, तो क्या हो गया, उसने वो थोड़ा क्रूर स्वभाव का कह सकते हैं शासक था, जो अपने राज्य में, आपको ध्यान होगा कि एक बार की बात है क्या, कि जब चाणक्य जो इसके राज्य में थे नंदवंश में, तो घनानंद से क्या हो गया था, उनका थोड़ा मनमुटाव हो गया था। ठीक है, घनानंद ने तो कहा जाता है कि उनकी थोड़ा वो कर दी थी, इंसल्ट कर दी थी। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, कि वो अपने को थोड़ा कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, या अपनी जो शक्ति थी उस पर क्या आ गया था, घमंड हो गया था, है ना। तो उसने उनको कुछ ऐसी भाषा या शब्दों का चयन कर लिया जो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि उनको, और इतना ज़्यादा उन पर क्रोधित हुआ घनानंद कि उनको राज्य से अपने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। ठीक है, चाणक्य को तो भी कहा जाता है कि चाणक्य ने उसी टाइम पर क्या किया था, जो अपनी चोटी होती है उसको उसने क्या, उन्होंने क्या किया था, खोल दिया था, और कहा था कि जब तक कि इस शासक का शासन का जो घनानंद का टाइम पीरियड था, या नंदवंश का जो साम्राज्य था, उसको नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक कि वो अपनी चोटी को बांधेंगे नहीं। तो अपने केश खुले रखे थे उन्होंने। ठीक है, प्रतिज्ञा के तौर पर उन्होंने इस चीज़ को किया था। तभी बाद में आपको पता होगा कि बाद में फिर वो एक बार जब वनों में यात्रा कर रहे थे, तो उनको वहाँ पर एक लड़का मिला था, जिसको बाद में उन्होंने क्या किया कि शिक्षा दीक्षा दे करके उसको बनाया था क्या, चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था, जो बाद में इतने बड़े साम्राज्य का क्या बना, शासक बना। कहा जाता है एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रभावित हो गए थे। इसमें एक छोटी सी कथा इस तरह से भी है कि जब ये वन में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा था कि वहाँ पर इनके ऊपर एक शेर ने हमला किया। तो और कोई नहीं था उनको बचाने वाला, जो उस समय वो जो लड़का था वो छोटा सा था, यही चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसने बिना अपनी जान की परवाह किए इनकी जान की रक्षा की थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब उनकी बहादुरी से प्रभावित हुए, तो इन्होंने क्या उस चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था, ट्रेंड कर दिया था कि हम आपको क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उनको शिक्षा दी, युद्ध कौशल की कला सिखाई। ठीक है, और राजनीतिक शास्त्र के बारे में सिखाया। तो धीरे धीरे जाकर के जब वो बड़ा हुआ लड़का, तो वही बना क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का एक क्या था, विख्यात राजा बना था। ठीक है, संस्थापक भी बना था। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इनको ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये भी कुछ क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रगुप्त जो आपके चाणक्य थे, इनका दूसरा नाम क्या था, तो कौटिल्य नाम था इनका। ठीक है, एक और नाम था इनका, विष्णुगुप्त भी कहते थे। तो विष्णुगुप्त कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम थे। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी वो राजनीतिक शास्त्र पर आधारित थी, लेकिन नाम उसका क्या था, तो अर्थशास्त्र था। नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड ना होकर के वो पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड थी। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो किसकी रचना थी, तो आप बताएंगे चाणक्य की थी। और किस चीज़ पर आधारित है, तो आपको पता है कि वो रचना किस चीज़ पर आधारित है, तो वो आपका राजनीति शास्त्र पर आधारित है। आज भी कई देश राजनीति के मामले में क्या करते हैं, उसी पुस्तक का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उसमें राजनीति से रिलेटेड क्या है, कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं और वेल डिस्कस्ड किए गए हैं। ठीक है, ताकि लोग अच्छे से उसके बारे में जानकारी, राजनीति के बारे में रख सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मौर्य वंश विकसित हुआ। तो मौर्य वंश का अगर संस्थापक देखा जाए, तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है कि आपका कि जब ये महाजनपद काल का जब टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता चला गया, फिर ऐसे धीरे धीरे ये शासक बढ़ते चले गए। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि इसके मौर्य वंश के बाद में कौन आया था आपका, तो शुंग वंश आया, जिसमें संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, कौन संस्थापक था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देख लिया जाए तो कौन शासक आ गया था, पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश के बाद बताया था, तो कौन सा था, तो कंडो वंश। ठीक है, कंडो वंश संस्थापक जो आया था इसके बाद आपका शुंग वंश के बाद। फिर कंडो वंश के बाद अगर देख लिया जाए तो कौन सा वंश आया था, तो सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश से हाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे सबसे ज़्यादा। तो शीशे के जो सिक्के थे वो चलाए गए थे किसके द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए थे। क्लियर है, जिसमें सिमुक सातकर्णी था, है ना, यज्ञसी सातकर्णी था। यज्ञ सिमुक सातकर्णी इसका क्या था, संस्थापक था, है ना। तो ऐसे इसके जो शासक थे उनके बारे में भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए सातवाहन वंश के शासकों के बाद तो आया था, तो कौन सा आया था, गुप्त वंश आया था। ठीक है, कौन सा आया गया था, तो गुप्त वंश। गुप्त वंश का भी संस्थापक देखें तो आपका देखा जाए वास्तविक संस्थापक तो इसमें चंद्रगुप्त को माना जाता है, लेकिन वैसे संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे। ठीक है,
लेकिन वास्तविक संस्थापक देखा जाए चंद्रगुप्त को माना जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, वो जो भी मैंने आपको चाणक्य के टाइम पीरियड का बताया वो चंद्रगुप्त प्रथम कहलाते थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अंतिम संस्थापक अगर देखा जाए गुप्त वंश का तो कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था अंतिम संस्थापक जो था गुप्त वंश का। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन गुप्त वंश से भी बन जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश को कहा जाता है? तो गुप्त शासन काल जो था यानी गुप्त वंश जो था उसको भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्या, कि भारतीय इतिहास का अगर स्वर्ण काल किसी को कहा जाता है तो गुप्त वंश को कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में ये भी जानकारी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? ऐसे कई सारे वंश आए जिसमें क्या था, अलग अलग तरह की जानकारियां आपको देखने को मिलती हैं। आज हमारा मेन जो टॉपिक था वो क्या था, महाजनपद काल से संबंधित वंशों के बारे में छोटी सी डिस्कशन करनी थी आपके साथ में, जिसमें मैंने आपको महाजनपद काल के बताया कि कितने महाजनपद विकसित हुए थे। तो बताया मैंने कौन सा आपको, 16 महाजनपद विकसित हुए थे, है ना, जिसमें से सबसे प्रमुख जो था मगध था। फिर मगध के में कौन कौन से शासक आए, है ना, किस हिसाब से क्या होता गया, इसमें कौन कौन संस्थापक हुआ, कौन अंतिम शासक हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी। ठीक है। फिर आ जाता है क्या आपका, कि जैसे मगध जो था वो क्यों इतना ज़्यादा अगर देखा जाए डेवलप था, तो आपको पता है कि वो एक ऐसा इलाका था जो क्या बसा था, जो कि नदियों के किनारे बसा था। आपको पता है जब भी कहीं कोई जीवन उत्पत्ति होती है तो ज़्यादातर नदियों के किनारे कोई सभ्यता विकसित हुई, मानव सभ्यता या कोई जीवन की उत्पत्ति हुई, ज़्यादातर जल के किनारे रहता है। ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि एक इलाका था जिसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, पाटलिपुत्र, जो आज वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। क्लियर है? तो वो जो था वो सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी, इन तीनों नदियों के बीच में स्थित था, तभी इसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था वहाँ पर। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर? क्योंकि क्या था कि अच्छा एक तरह का इलाका था जिसमें क्या था कि किसी तरह से सेनाओं का आक्रमण आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारों तीनों तरफ से क्या थी, नदियाँ थी। ठीक है, तभी उसको वहाँ पर राजधानी बना दिया गया था। क्लियर? तो आप मेनली आज हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं कि महाजनपद काल को देखा गया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने मगध के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखी। ठीक है। हालांकि मगध का आप अगर और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे क्या कि मगध में ही आपका अशोक महान जो शासक था वो भी उस इलाके में बाद में राजपाट उसका भी रहा। मगध से अगर नीचे का देखें तो कौन सा इलाका था, कलिंग, जहाँ पे 261 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, कलिंग का युद्ध हुआ था। कहा जाता है इसी युद्ध के बाद से क्या हुआ था, अशोक ने धम्म का मार्ग चुन लिया था, यानी कि धर्म का शासन करने लगा था, ना कि वो अस्त्र का प्रयोग करना उसने, यानी लड़ाई युद्ध करना बंद कर दिया था। ठीक है। अशोक के 13वें अभिलेख में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसने 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग क्या है, तो आज का जो हम लोग कहते हैं क्या, उड़ीसा, वो एरिया था जिस राज्य में उसने क्या किया था, युद्ध किया था और धम्म के मार्ग को चुन लिया था। वही युद्ध में उसने वहाँ पर रोते बिलखते लोगों को देखा और कहा जाता है कि इतना रक्त प्रवाह हुआ था उस युद्ध में कि वो देख करके उसने अपना हृदय परिवर्तन कर हो गया था उसका। ठीक है। तो उसने अपना मार्ग बदल लिया था और युद्ध के क्षेत्र को उसने कम कर दिया था और लड़ाई झगड़ा सब उसने बंद कर दिया, युद्ध करने छोड़ दिए थे। ठीक है। तो ये भी सब है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? आज मेन जो था हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपको महाजनपद काल के बारे में बताना था। ठीक है। और क्या था कि आपको मगध के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना था। क्लियर है? मैंने कुछ मगध के शासकों के बारे में भी आपसे आज यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर है? तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।